Hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi and we are going to have a look on आसियान समिट 2022। 2022 का जो आसियान समिट है वो कंबोडिया में होने वाला है और ये 3 दिनों तक समिट चलेगा। आसियान समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी। ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जिसमें कि 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंक्लूड हैं। आसियान ग्रुप का फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 में हुआ था। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और सिंगापुर इसके परमानेंट मेंबर हैं। वैसे बहुत सारे देशों के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया जाता है, जैसे कि अमेरिका के, साउथ कोरिया के, जापान के, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो बहुत बार इस मीटिंग में शिकस्त कर चुके हैं, जो ये बताता है कि आसियान कितना ही इम्पॉर्टेंट एक ग्रुपिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए। वेयर एज इस साल का आसियान समिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज दीज नेशन आर फेसिंग। देखिए, कुछ इश्यू तो पूरा दुनिया फेस कर रहा है, जैसे कि ऑयल प्राइसेस का हाइक हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फूड क्राइसिस हो गया, लोकल करेंसी का अपना वैल्यू लूज करना हो गया। ये सारे तो ऐसे प्रॉब्लम है जो कि पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो कंप्लीटली साउथ ईस्ट एशियन रीजन से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है म्यांमार से रिलेटेड। म्यांमार इज फेसिंग द एक्सक्लेटिंग क्राइसिस और हो सकता है आगे चल के सिविल वार जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए म्यांमार में। आसियान नेशन जो है वो ब्लेम कर रहे हैं मिलिट्री जुंटा को, जो वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट है उसे ब्लेम कर रहे हैं कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं पीस प्लान को, जबकि जुंटा का ये कहना है कि जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जो हमारे देश में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इमर्ज कर रहे हैं, उसके वजह से हम पीस इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो प्लान हम लोगों ने डिसाइड किया था उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, म्यांमार जैसे कंट्रीज को स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि रोहिंग्या क्राइसिस जो म्यांमार में स्टार्ट हुआ था, वो क्राइसिस को किसको झेलना पड़ा? जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको झेलना पड़ा, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया। द रोहिंग्या मुस्लिम माइग्रेटेड टू दिस कंट्री एंड नाउ पोजेसेस अ रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी क्राइसिस जैसा सिचुएशन हो गया। इन कंट्री में पहले ही पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल, और उसमें भी अगर रेफ्यूजी आने लगेंगे तो किस तरह से एक कंट्री प्रोसेस कर पाएगा, वो बहुत ही मुश्किल है। Whereas हम लोग म्यांमार के साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से, और ये जो स्टेट है वो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में है। अगर यहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस होने लगेगा तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न का इशू भी बन सकता है। दूसरा जो पॉइंट ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन झेल रहे हैं वो रिलेटेड है साउथ चाइना सी का। चाइना जैसे कंट्री पूरा अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं साउथ चाइना सी में बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये सारा काम कर रहे हैं 2 वजह से। पहला तो इकोनॉमिकल बेनिफिट की वजह से, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑयल फील्ड्स। हो सकता है कि वियतनाम और फिलीपींस जैसे जगह के आसपास बहुत सारे ऑयल फील्ड्स लोकेटेड हैं जिनको खोजना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पूरा कंट्रोल साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का होना जरूरी है। दूसरा है जो इस लोकेशन से मूवमेंट होता है गुड्स का, शिप्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत जैसे कंट्रीज के लिए। नाउ अगर यहाँ पर ब्लॉकेट कर देता है तो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है इंडिया के मर्केंडाइज ट्रेड को। नाउ ये जगह जो है साउथ चाइना सी का जगह जो है उसको हथियाने के लिए चाइना फाइट कर रहा है जो स्मॉल कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनई के साथ। इनके जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर रहा है। इन रिटेलिएशन वो इंडिया से बाई कर रहे हैं ब्रह्मोस टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के यहाँ पर साउथ चाइना सी का मुद्दा लेके ये कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा बढ़ सकता है। वेयर एज ये जो कंट्रीज हैं आपके वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई और अदर कंट्रीज को बैक किया जा रहा है बाय द यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टेंशन है उसको थोड़ा सा ईज किया जाए और परफेक्ट बैलेंस दिया
लिया जाए इस रीजन में, सो दैट चाइना पूरी तरह से साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पाए। तीसरा एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत ही कम सुनने को मिलता है, लेकिन ये इशू अभी राइज के ऊपर है, वो है साइबर क्राइम इशू। एक रिपोर्ट के अनुसार टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्लेव्स को रखा गया है कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में। ये तीनों कंट्रीज में स्लेव जैसे लोगों को रख लिया गया है और उनसे फोर्स्ड साइबर क्राइम कराया जा रहा है, जबरदस्ती साइबर क्राइम कराया जा रहा है। ये कुछ ना कुछ रिलेटेड है आपके जामताड़ा जैसे रीजन्स का। इसके ऊपर काफी वेब सीरीज भी बनी हुई है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। उसी तरह के कुछ साइबर क्राइम जो हैं वो यहाँ के पीपल से कराया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये जो मीटिंग है उसमें यूएसए भी आ रहा है, तो जरूर पूछा जाएगा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा और यूएसए के द्वारा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वाई साइबर क्राइम इतना ज्यादा राइज हो रहा है इन सारे कंट्रीज के द्वारा। सो ये सारे कुछ रीजनल डिस्प्यूट हैं, रीजनल प्रॉब्लम हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इस बार डिस्कस करना चाहेंगे। वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये कंट्रीज ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात नहीं करती है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि डील सामने आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे कंट्रीज मिलके म्यांमार को थोड़ा प्रेशर डालेंगे कि आप डेमोक्रेसी कब से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये सारे कंट्रीज मिलके कंसोलिडेट एफर्ट दिखाएंगे कि साउथ चाइना सी के ऊपर चीन का आधिपत्य नहीं है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है वो ज्ञान देगा इन सारे कंट्रीज के ऊपर कि किस तरह से वर्क करना है। दीज आर द पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन एज वेल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।